क्या समाधान या कैसे का जवाब सिर्फ भाव या उच्च विचार टाइप के मंत्रोच्चार हो सकता है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। अर्जुन मेघवाल जी वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं, सांसद बीजेपी, केसी त्यागी जी राज्यसभा सांसद जेडीयू, अतुल कुमार अंजान नेता सीपीआई, संजय निरुपम कांग्रेस नेता, सुखदेव सिंह ढींडसा साहब आप सांसद हैं अकाली दल के। अर्जुन मेघवाल जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। इतने दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे करेंगे, और इन 15 दिनों में सरकार के तौर पर ये हमें खबरें पढ़ने को मिल रही है कि सचिव अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 24-24 घंटे में तैयारी करके कि हम कैसे करेंगे या क्या करना चाहिए। एक पर्याप्त वजह है कि आज जब वो सदन में आए तो क्या उन्हें कैसे का जवाब नहीं देना चाहिए था? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि करके दिखा देते 15 दिन में, मैं ये सवाल नहीं कर सकता। वो त्यागी जी पूछ सकते हैं कि महंगाई क्यों नहीं कम हुई, लेकिन जब आप मीटिंग कर रहे हैं और काफी सीरियस मीटिंग कर रहे हैं, पीएमओ के अधिकारी के साथ तमाम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, तो एक परफॉर्मा बन गया होगा कि कैसे करेंगे। देखिए रवि जी, उसका जवाब मिला क्या इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज उन्होंने लोकसभा में ये जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उस पर जब चर्चा थी तो अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस की नीतियां हैं, और अधिकतर ये भी कह रहे थे कि ये पुरानी बोतल में नई शराब है, ऐसी चर्चा थी। तो उसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की कि ये नीतियां रही होगी लेकिन ये जमीन पे नहीं उतरी। हम ये चाहते हैं कि हमने जो भी सपने दिखाए हैं देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, वो इतनी जनरल बातें क्यों हैं? एक राष्ट्र एक देश, हम उनको या राजनीति नहीं राष्ट्र नीति, इससे जो स्कूलों की दीवारों पर लिखने वाली ये बहुत अच्छी बातें हैं, और मुझे लगता है कि एक नेता को अपने संवाद के तरीके में उन पुराने मूल्यों को वापस लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कैसे करेंगे? मतलब आप एक वेग आइडिया, जैसे मैं कहूं कि आप कह रहे हैं कि गर्मी छुट्टी में देश में 15 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, कितने छात्र होंगे? उन छात्रों को अगर सारे स्कूलों में भेज दें, लाखों सरकारी स्कूल हैं, उनके लैब की हालत तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। कौन से स्कूल का लैब हम खोल देंगे जिसमें जाके सॉइल हेल्थ टेस्टिंग होने लगेगा? हालांकि वो बहुत सस्ता प्रयोजन है, 10 रुपया 15 रुपया में मिट्टी की जांच हो जाती है, कोई बहुत महंगा उपकरण नहीं है वो। नहीं, आज जो उन्होंने तो बड़ा वेग सा लगा कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे हमारे इस यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं उन सबको रिपोर्टर बना दो, सूचनाएं आने लगेंगी, इस तरह की बातें। आज जो उन्होंने दिया ना, आज उनका जो कहना था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी देखिए सरकार को लगातार कह रहे हैं, वो पूरे चुनाव भर में कह रहे हैं। आज उन्होंने जो कहा था ना, वो 5-7 दिनों का जो उनका जो अनुभव है अभी सरकार का, उसके आधार पर कह रहे हैं कि हम इसी मशीनरी को ठीक करके कर सकते हैं। ये जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, आप बताइए कि गांव में, जैसे आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, जो उनका गांव में हम उद्योगों का जाल बिछा देंगे, गांव में कैसे उद्योगों का जाल बिछा देंगे? एग्रोबेस की बात की ना उन्होंने कहा कि गांव में जो एग्रीकल्चर क्रॉप 6 लाख गांव है इस देश में, कैसे बिछा देंगे? कहां जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है उसकी अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी सारे गाँव में, क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है, अगर बिजली मिले। वेग आइडिया है, मैंने बिजली मिलेगी तो सारे गांव में आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे, लग सकती है। क्या करेंगे हम उसका? उतना देखिए जैसे चना, मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, चना, तो चने की अगर दाल बनने की यूनिट गांव में लग गई तो गांव में लगा देंगे आप। हजारों गांव है, कहीं चना की होगी, कहीं गेहूं की होगी, कहीं बाजरे की होगी, कहीं होगी प्रोसेसिंग यूनिट, कहीं फल होगा तो फल के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये आइडिया सही है, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि अब आपके पास एक बन गया है ना, पहले भी सरकार में 25 दिन से आप 15 दिन से आप उसका पूरा आप रूटीन ले रहे हैं, तो इतने वेग बातें क्यों हो रही हैं? कि इसमें वेग नहीं था कि लड़के गर्मी छुट्टी में जाएंगे तो लैब को बना देंगे, या सब कोई टाइम पे जाए, ट्रेन पकड़े। जैसे गांव में एग्रोबेस इंडस्ट्री, ये यूनिक आइडिया तो नहीं मैं कह सकता भी इन्होंने दिया होगा, लेकिन इन्होंने जोर देकर कहा विस्तार के स्तर पे ये यूनिक आइडिया ही, अगर आप उसका विस्तार करेंगे तो निश्चित रूप से ये यूनिक आइडिया है। पर अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि हम सारे गाँव में लगा देंगे, तो मेरे हिसाब से ये अस्पष्ट है, ये भ्रम फैलाने वाली बात। जैसे जिन गांव में फल होता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है, जिस गांव में अनाज होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है, ग्रेडिंग यूनिट लग सकती है। लाखों गांव है, लग सकती है रवि जी, लग सकती है। मैं कहूं ग्रेडिंग की भी लग सकती है, प्रोसेसिंग की लग सकती है, स्प्लिट की भी लग सकती है, लग सकती है। त्यागी जी, आपको जवाब मिला क्या? संक्षेप में बताइए। देखिए आज इरादा तो झलकता है, उसमें कोई कमी नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक नीयत भी झलकती है, ऐसी बात आज उनका पहला दिन था। भाषण अच्छा जो चुनाव के दौरान के नरेंद्र मोदी अच्छा था कि नहीं था? जी भाषण अच्छा था? नहीं, चुनाव के दौरान के जो नरेंद्र मोदी थे, जो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत आइडियोलॉजिकली वायलेंट थे, आज वो बहुत सबमिसिव बनने का प्रयास कर रहे थे, और जो सपने उन्होंने चुनाव में दिखाए थे
पर ये अच्छा था कि एक तरह से वो तनाव नहीं फैला उनकी बातों से, वो उस तरह से अग्रेसिव नहीं थे जैसे बाकी लोग नहीं थे। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर को आप उनकी तुलना किससे करेंगे? किसी से नहीं करना चाहता, उन्हीं से करना चाहता हूं मैं। उनके चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की तुलना, जो 10 साल बोले ही नहीं है उनसे तुलना कर रहे हैं आप इंदिरा गांधी से कीजिए, आप उनकी जवाहरलाल से कीजिए, आप उनकी अटल बिहारी वाजपेयी से कीजिए। मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, पर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अपने सम्मोहित भाषण से पूरा भाषण आप देखिए। जैसे उन्होंने कहा कि पांडव वाली बात पे कि जनता में भी यही भाव है कि पांडव कभी ना हारे, मल्लिकार्जुन खड़गे को। मैं सोच रहा था कि इस पर आकर वो कह सकते थे आक्रामक तौर पे कि आप हमें जनता जी ने चुन के भेजी, उन्हें आप कौरव कहते हो। वो सब निर्गुण है, सगुण नहीं है, निर्गुण है। अच्छा, पर ठीक है ना, कोई निर्गुण भजन भी तो गा रहा है ना। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ एक सबमिसिव मोदी, कबीर गाने के लिए कबीर होना जरूरी नहीं है। नहीं, एक वायलेंट और एग्रेसिव नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एक सबमिसिव, सॉफ्ट, जो विपक्ष समर्थन मांग रहे हैं अपने सपनों को साकार कराने का, उन्हें आज लोहिया भी याद है, उन्हें वो महात्मा गांधी भी याद है, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम लेने में कुछ खर्चा नहीं होता है। महात्मा गांधी माने दारूबंदी, महात्मा गांधी माने चरखा, महात्मा गांधी माने हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं, महात्मा गांधी माने एग्रेसिवली दलित उत्थान नहीं, महात्मा गांधी माने सत्याग्रह नहीं। तो महात्मा गांधी को कहने में कोई जिक्र नहीं है उनका, कोई उनके तो पूर्वज नहीं मानते थे। मैं को बहुत एग्रेसिव नहीं आज हो रहा हूं। दूसरा लोहिया, ठीक है। तो पूरा चुनाव उन्होंने चूंकि गैर कांग्रेसवाद पे लड़ा है, तो गैर कांग्रेसवाद के एक बड़े प्रतीक के रूप में लोहिया को भी वो आगे रखते हैं। एक चीज जो सबसे नहीं है, जो उन्होंने चुनाव में कांग्रेस रहित भारत की बात कही, तो राज्यों ने, केंद्र की सरकार ने हम सब लोगों को पिछले 50 साल इतना तंग किया है कि एक मुझको याद है कि चौधरी चरण सिंह को 68 में बर्खास्त करने के लिए यहां से वो दौर चला, तो ताशकंद गया है जहाज, और वहां से साइन। मैं इससे पहले कि संजय भाई के पास जाऊं, मैं एक बार उनके पास चले जाते हैं। संजय जी, आप सब पूछ रहे हैं कि कैसे करेंगे, और इसका जवाब कई तरीके से अलग अलग सांसद बीजेपी के दे ही रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा है, कम से कम वो अगर वो अपना इरादा बता रहे हैं और उस इरादे में कुछ करने का जज्बा है, तो क्या इससे आपको उन कैसे का जवाब नहीं मिलता है कि कोई करेगा तो 5 साल बाद आप देख लीजिएगा कि जो आएगा सो वो नतीजा है। फिर ये कैसे है, इस पूछने पे क्या ये सवाल वैलिड रह जाता है? नहीं, रवीश आप सही कह रहे हैं। नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, नया जोश है, नया उत्साह है, तो जाहिर सी बात है जो बातें आएंगी पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ आएंगी। और नरेंद्र मोदी जी का आज जो भाषण था राज्यसभा में या लोकसभा में, उसको देखने सुनने का मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला। इन भाषणों में और उनके चुनावी भाषणों में अगर आक्रामकता निकाल दे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वही सपने, शब्दों का मायाजाल और आदर्शवाद की बातें, अच्छा लगता है सब सुन करके। निश्चित तौर पर देश की जनता, मैं और आप नहीं, देश की जनता यह जानना चाहेगी कि भाई इसको लागू कैसे करोगे। 6,40,000 गांव हैं देश में, उन सारे गांव में जो स्कूल हैं उसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे जाएंगे और सॉइल टेस्टिंग करेंगे, या उन सारे गांव को स्वावलंबी बना दिया जाएगा। ये तो एक अरसे से प्लान चल रहा है। ग्रामोन्मुख विकास होना चाहिए देश में, तो गांधी जी भी बोले विकास की धारा वहां से शुरू होनी चाहिए। और इसके पीछे, इसके ऊपर बहुत सारी सरकारों ने तरह तरह तरीके से काम भी किया, फिर भी हो नहीं पाया जितनी अपेक्षा थी। और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो सुनने में अच्छा लग रहा है, इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि कितना सही ढंग से यह लागू हो पाता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अतुल रंजान जी, अब आप हमारे साथ हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात कही, गरीबी पे आप वामपंथी लोग ज्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, हालांकि आप लोग भी अपने यहां दूर नहीं कर पाए। उन्होंने एक बात कही कि हम गरीबों को इतना मजबूत कर देंगे कि गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने की जरूरत है, वो ये बता रहे हैं। तो क्या ये काफी नहीं है कि वो ये गरीबी को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं? उन्होंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि हम उद्योगों का ये करेंगे वो करेंगे, पर्यावरण मंत्री को मंत्रालय को उद्योग मंत्रालय में बदल देंगे, लेकिन अपने पूरे भाषण में वो गरीब, गांव और किसान, इन तीनों पर वो जोर तो दे रहे हैं ना। कम से कम उनकी प्रायोरिटी वहां पर तो है जहां पर ज्यादा जरूरत है विकास करने की या लोगों को मजबूती देने की। पिछले 10 वर्षों से हमने जिस तरह के प्रधानमंत्री को देखा और उनकी
वाक्पटुता को देखा और उनके बोलने के अंदाज को देश ने देखा। खाली वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को भाषण करते थे, राष्ट्र को संबोधित करते थे, कभी कभी संसद को भी संबोधित करते थे, कभी जनसभाओं में वो जाते नहीं थे। पार्टी के प्रधानमंत्री थे, पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करते नहीं थे, जैसे जवाहरलाल जी करते थे, जैसे लाल बहादुर जी करते थे, जैसे यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तो बड़े तरीके से करती थी, राजीव गांधी भी खूब करते थे। उस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कभी भाषण किया नहीं। लिहाजा ये 11-10 साल के बाद संसद की दीर्घा के अंदर से एक प्रधानमंत्री का भाषण था नरेंद्र मोदी जी का, और मैं समझता हूं कि ये भाषण नहीं था, हिंदी का एक बहुत सुंदर आलेख था जिसको लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं। लेखकों को बड़ी मैं सावधानी के साथ बिंदुओं के चुनाव के लिए बहुत अच्छा समझता हूं कि उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री की हैसियत से बड़े सुंदर शब्दों का चयन उन्होंने किया है। और आप जो कह रहे हैं कि रवीश जी की गरीबी तो हम मिटा नहीं पाए, तो हमें आप फांसी दे दीजिए। लेकिन अब ये लोग गरीबी मिटा रहे हैं और मिटाने का वायदा कर रहे हैं, इनके लिए तोरण द्वार सजाने का काम आप करिए। सवाल ये नहीं है कि हम नहीं दूर कर पाए, हमने जो प्रयास किए हैं उनको समझिए। और बार बार आप भी अगर हमको चाहते हैं तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि हम देश के उन अपाहिजों में हैं जो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब तो बड़े सबल नेतृत्व आ गए हैं, चारों तरफ 10 भुजाएं इतनी हैं। सुना क्या आपको उनके भाषण मैंने में पूरा भाषण सवालों के जवाब मिला क्या? पूछिए, कुछ दर्शक को बताइए ना कि जहां दर्शक कैसे सोचे आपकी तरह। मैं तो रवीश जी, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, मैं तो एक अतृप्त आत्मा हूं। मैं कितनी बात बताऊं कि मैं कितना उनसे संतृप्त हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं कि गांधी जी का जिक्र किया, जैसे मेरे मित्र केसी त्यागी कह रहे थे, गांधी, लोहिया और दीनदयाल, इसलिए दीनदयाल जोड़ लिया और लोहिया जी को साथ जोड़ लिया। गांधी जी से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दीनदयाल और लोहिया को साथ जोड़ने से मुझे 1963 के उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनाव लोकसभा के जरूर याद आ गए, जिसके अंदर डॉक्टर रघुवीर चुनाव लड़े थे, डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे और दूसरे एक साहब लड़े थे और हार गए थे। उसमें डॉक्टर लोहिया जीत गए थे और दीनदयाल जी चुनाव हार गए थे। वो सब छोड़िए, लंबी बात है। लेकिन गांधी जी का जिक्र करके सब बात उन्होंने कही। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, चूंकि वो गुजरात से आते हैं और जब आज वो भाषण कर रहे थे, कल ही गुजरात में कोऑपरेटिव का जो बड़ा आदर्श गुजरात का था, वहां किसानों के दुख दर्द की बात इन्होंने कही। कल किसान पीट दिए गए आनंद में, जो अमूल की जगह है वहां किसान पीट पीट कर लंबे कर दिए गए। गांधी जी का जिक्र जब आपने किया तो कम से कम ये भी कर देते कि इतना अच्छा काम किया, उसमें कह देते कि नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करके उस विचारधारा ने बहुत देश के साथ एक तरीके का अपमान और देश के साथ गलत काम किया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण को हिंदी का एक अच्छा आलेख समझता हूं। सवाल है कि उस आलेख को वो पूरा करने के लिए क्षमता रखते हैं, वो 60 महीने में करेंगे कि अब वो 120 महीने में करेंगे, ये सवाल आ गया है। अब वो कह रहे हैं हमको 10 वर्ष का समय चाहिए। हिंदी का अच्छा भाषण हो सकता है, पर हिंदी के शिक्षकों के विवेक पे ये नाम सोचे कि इस तरह से लच्छेदार लिख देने से वो नंबर दे देते होंगे, या क्या पता दे देते हैं। ढींढसा साहब, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं और मैंने कॉपी चेक नहीं किया। ढींढसा साहब बार बार वो एक सहकारिता फेडरलिज्म, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक स्टेट से आते हैं, ये एक विचार के रूप में ये शब्द शायद नया लगता होगा। पुरानी कई राज्य और केंद्र की एजेंसियां मृत प्राय हो गई थीं या सक्रिय नहीं थी, जिसको वो सक्रिय कर देंगे अपने तरीके से। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इतने उदार होने जा रहे हैं, उनको कुछ और साफ कहना चाहिए था कि इस पे वो क्या करेंगे? कई ऐसे राज्य हमारे सामने हैं जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा फंड मांग रहा है, कोई बहुत सारी अपनी फाइलें भेज रहा है। इन सब की टेस्टिंग के लिए क्या हो? अगर इस पे क्या उनको प्रधानमंत्री को, जब वो उनका इतना मूल विचार है, चुनाव से लेकर एक निरंतरता दिखी है, कंटिन्यूटी सर, तो क्या उनको इस मसले पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था? भाव जरूर है, मतलब वो अतुल अनजान कह सकते हैं कि हमारा सामूहिक दायित्व है, ये है, वो है, सब है, यही बताते कि हम क्या करेंगे स्टेट को। पहले तो मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि हमारा श्रोमणी अकाली दल का बहुत देर से ये रहा है कि रियल फेडरल सिस्टम होना चाहिए स्टेट्स की, कोई ना कोई बात सुननी चाहिए। आज उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल जो उसकी लाइफ में एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने झेला है, वो बताया है कि हाँ स्टेट्स के लिए कोई ना कोई उनके चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बैठ के अगर बात करेंगे तो ही ये देश तरक्की कर सकता है।
और वो प्रैक्टिकल उन्होंने अपने अपने वक्त में मैं समझता हूँ ये अपोजिशन के लिए भी कहूंगा कि आज उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनकी सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए इनको, उनको टाइम ही मिलना चाहिए। उन्होंने कुछ गुजरात में करके भी दिखाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज का जो उनका भाषण था स्पेशली फेडरल सिस्टम के लिए, वो हमारी पार्टी ने बहुत देर से कहा। अब रीजनल पार्टी तकरीबन सभी कह रही हैं कि स्टेट्स के बगैर कोई ये देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर स्टेट्स तरक्की नहीं करेंगी, जो आज मोदी जी ने खुद कहा, अगर स्टेट्स ही तरक्की नहीं करेंगी और उनकी गरीबी दूर नहीं होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। पर आप चूंकि एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, आप एक बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, अब सांसद तो हैं ही, कुछ एक उदाहरण देकर बताते कि जिससे इनकी गंभीरता को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मामले में हम आने वाले दिनों में परख सकें, देख सकें कि वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक कोई स्टेप कदम नहीं बताया उन्होंने कि वो क्या करेंगे। हाँ नहीं, कदम देखो, कदम आज तो कोई कदम उठा ही नहीं सकते थे, 15 दिन तो हुए नहीं। तो नहीं, बताने की बात कर रहा हूं, उठाने की बात नहीं कर रहा हूं। आप बताइए कि वो क्या चीज हमें देखना चाहिए। देखो हाँ। सिर्फ एक तो उनकी सिंसियरिटी नजर आपको ये होनी चाहिए। हाँ। जो वो कह रहे थे इलेक्शन में, नहीं आमतौर पे देखा है आपने कि इलेक्शन में लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब सरकार बनती है वो सब छोड़ देते हैं। अपोजिशन ने चाहे उनको ये क्रिटिसाइज किया कि वही बातें कर रहे हैं जो इलेक्शन में कह रहे हैं, उनसे उसकी सिंसियरिटी उनकी नजर आ रही है कि जो वो लोगों में वो कहते थे वो करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी के एड्रेस में अपनी सरकार की जो नीतियां हैं वो क्लियर कर दी हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब जीत गया और इसके बाद मैं जो मर्जियां करूं जो पहले सरकारें करती रही हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक भाषण का जी हाँ वो आपने सही कहा कि दूसरा ये है कि उन्होंने दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने ऊपर झेले हैं सब कुछ, और वो आप उनको एक एक जो मिसाल उन्होंने दी, उनका मतलब था कि मैं जहां से उठ के आया हूं, मुझे हर इंसान का, हर वर्ग का मालूम है। जो एग्रीकल्चर के लिए कहा उन्होंने कि एक स्टेट के लिए, सभी स्टेट्स के लिए एक पॉलिसी नहीं बन सकती। कोई गेहूं पैदा करता है, कोई चावल पैदा करता है, कोई गन्ना पैदा करता है, कोई कपास पैदा करता है। एक सेकंड मैं जानना चाहता हूं, क्या इससे पहले क्या नीति सभी स्टेट के लिए एक ही बनी थी? नहीं थी ना, नहीं थी या तो बनी थी? एक ही पॉलिसी बनी थी चावल वाले के लिए, वही पॉलिसी थी जो गेहूं वाले की थी। क्या ऐसा था क्या पहले? नहीं, पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। और मैं नहीं, क्या पॉलिसी थी वो ना तो मैं आपको बताता हूं, जो एमएसपी फिक्स करते हैं, हाँ। एमएसपी फिक्स करते हैं, क्या पॉलिसी है उसमें? कोई साइंटिफिक तरीका है उनके पास? कोई कोई यूनिवर्सिटी का तरीका है जिसमें आप लोग भी सहमत होते रहे होंगे? कोई वो हाँ ठीक है, मतलब एक सिस्टम तो है कि वहां जी आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, पॉलिसी है, एमएसपी की पॉलिसी है। मैंने आपसे खुद कहा था कि सीएसीपी के अंदर जो लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पाद का तय किया जाता है उसको बदलिए, उसमें किसानों के प्रतिनिधि रखिए। आप संयुक्त अकाली दल और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करके नेशनल किटी में सबसे ज्यादा बटोर देने के बाद भी अपने पहले राजकाल में सीएसीपी नहीं बदल पाए। यही तो मैं कह रहा हूं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में आप बदल पाए थे, अब बदलेगा ना? अब क्यों नहीं बदलेगा? अब वो बदलेगा। एक मिनट वेट, हमने चेंज किया था। हम वो जरूर सवाल पूछ रहे थे, हम ये उम्मीद कैसे छोड़ दें कि वो नहीं बदल पाए। देखते हैं। अभी तो मेरा एक सवाल था मेघवाल साहब कि उन्होंने एक बात कही कि मौन रहना चाहिए। क्या हम मौन नहीं रह सकते बलात्कार के मामले में, मनाली की घटना के मामले में और पुणे की घटना के मामले में? मोहसिन की जब मौत हुई थी, मोहसिन शेख की, वो शायद इस संदर्भ में कह रहे थे कि कई नेता कह रहे थे कि ये सारी घटनाएं हो गई, जब आप विपक्ष में थे तो काफी बोला करते थे, अब आप चुप हैं। लेकिन जिस तरह की बात है, और फिर वो एक राज्यसभा में कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करने से हमारी छवि दुनिया में बिगड़ जाती है, पर्यटन पे असर पड़ता है। तो कल से क्या किया जाए? बलात्कार की खबरों को हम ना दिखाएं क्योंकि पर्यटन पे असर पड़ता है, आप ना बयान दें, वो ना बयान दें, संजय निरुपम चुप रहे हैं कि पर्यटन पे असर पड़ता है। क्या करना चाहिए? मुझे ये बयान थोड़ा अजीब लगा। देखिए, आप नरेंद्र भाई मोदी के भाषण का पहला अंश और पिछला अंश पढ़ेंगे, उनका मतलब ये था
कि हम उसका इतना विश्लेषण करने लग जाते हैं जिससे जो पीड़िता होती है और उसके जो परिवार के लोग होते हैं उनको परेशानी होती है, और समाज में जो सभ्य लोग होते हैं उनको भी परेशानी होती है। उसमें आपके भी सांसद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आप कर बोलने रहे के लिए थे। मना नहीं कर रहे थे, वो कोई विश्लेषण की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या हम मौन नहीं रह सकते? नहीं, जैसे विश्लेषण के मामले में कि वो पीड़िता थी, वो कहां गई थी, जैसे ये आपका निर्भया कांड बात, उसमें कई लोग बोल गए थे ना। नहीं, वो बात नहीं है सर। मोहसिन के मामले में हम क्यों ना विश्लेषण करें? जैसे वो अपने दोस्त के साथ बोल गए थे ना कुछ लोग। ये उनका जो कहना था ना कि उससे केस की स्टडी या केस का असर भी दूसरा पड़ता है, उनका मतलब इतना ही था, और कोई मैं नहीं समझ पाता। कह रहे हैं कि रेप की घटनाएं होने से और उसको वो आप उसको बोलिए, आप प्रसारित करिए, उसमें दिक्कत नहीं थी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि वो भी दिक्कत नहीं थी। हम तो कहते हैं कि उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही करेंगे, तभी हम समझेंगे कि समाज की क्या विकृति है। लेकिन कुछ ऐसी बातें उसमें आ जाती है। अभी आप देख रहे होंगे जो नेता लोग इधर उधर अनाप शनाप बोल देते हैं। आप देख रहे थे ना मध्य प्रदेश की, पर क्या ये सारी घटनाएं मौन रहने वाली बात तो नहीं है ना? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के नाते अगर पीड़िता या केस पे असर पड़ता है विपरीत, उसके मौन रहने की बात कही थी उन्होंने, और कोई बात मैं नहीं समझता। नहीं, मैं समझता हूं कि मौन रहने की कोई जरूरत नहीं है। मौन रवीश जी रहने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई कि एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके सगे चचेरे भाई ने बलात्कार कर दिया, तो क्या इस पर मौन रहा जाए? ये समाज की वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका विवरण होना चाहिए। संजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब आप, मैं पता, राजस्थान के अंदर जो मंत्री फंसे थे एक बलात्कार के मामले में जिसमें अंतर्गत का हत्या हो गई, उसका सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में कितना विस्तृत विवरण किया था, तो उसकी क्या आलोचना करेंगे नरेंद्र मोदी जी? नहीं, विवरण देना बुरा नहीं है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होना चाहिए जिससे पीड़िता को परेशानी हो। आप तय करेंगे कि मनोवैज्ञानिक और कोई विश्लेषण बात कैसा? नहीं, आप उसको अदरवाइज ले रहे हो। संजय, अच्छा, एक रेलवे के बारे में उन्होंने कहा। रवीश जी, आप क्या लीजिए? रवीश जी, रवीश, मुझे लगता है कि बलात्कार के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है वो थोड़ी सी जल्दीबाजी में और कहीं ना कहीं अपरिपक्वता से भरी हुई बात दिख रही है। इस पर चर्चा तो होगी देश में, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत सिलेक्टिव मुद्दों पे बोलते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको उन्होंने छोड़ दिया। पिछले 15 दिनों में 3 बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। एक, दिल्ली बिजली से परेशान है, प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से चुपचाप रहे उस बारे में। दूसरा, उनके अभी के जो एक मंत्री हैं जनरल वीके सिंह जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ ट्वीट किया, पूरी सेना को डकैतों का ग्रुप बता दिया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप है। उनके शिक्षा मंत्री के शिक्षा की डिग्री के बारे में अलग अलग एफिडेविट है, पूरा देश जानना चाहता है कौन सा एफिडेविट सही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। आप दोनों तो अगर ऐसे मामलों पे प्रधानमंत्री मौन धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर उस प्रधानमंत्री के लिए जो अपने आप में देश का सबसे बुलक्कड़ प्रधानमंत्री है, सबसे वाचाल प्रधानमंत्री है। और वो अगर कुछ सिलेक्टिव मुद्दों पे जिस पे पूरा देश आंदोलित है, अगर चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में बड़ा कष्ट हो जाएगा लोगों को।